आज हम बात करेंगे सेल सेल इंटरेक्शन की। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि दो सेल्स हैं जो एक दूसरे से किसी प्रकार से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं ताकि आगे के प्रोसेसेस को और हेल्प मिल सके, आगे डेवलपमेंट जो है वो हो सके। तो सेल सेल इंटरेक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक तरह से हम बोलेंगे इट इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन, ऐसा टाइप है इंटरेक्शन का इन विच जिसके अंदर दो सेल्स कम्युनिकेट करें, इन विच टू सेल्स कम्युनिकेट with each other to perform specific function of body. राइट, ये चीज हमें बहुत अच्छे से क्लियर है कि एक ऐसे प्रकार का इंटरेक्शन है जिसमें सेल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और उस बातचीत के द्वारा ही वो एक दूसरे को पहचान पाते हैं, एक दूसरे को सिग्नल दे पाते हैं, एक दूसरे से अगर कोऑर्डिनेशन बिठा पाते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं तो उन्हें पता है कब कौन सा प्रोसेस उन्हें करना है, कैसे परफॉर्म करना है, ताकि उनके जो स्पेसिफिक फंक्शंस हैं बॉडी के, जितने भी उनके कार्य होंगे शरीर के, वो ताकि इजीली परफॉर्म हो सके। राइट, ये चीज हमें बहुत क्लियर है। और हम अगर बोलते हैं कि अगर सेल्स के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है, बातचीत नहीं होती है, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि सिग्नलिंग जारी है या नहीं, कौन सा सेल क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये चीजें उसे पता नहीं चलेगी। राइट, और इसके कारण भी हम कई बार देखते हैं कि कैंसर्स जैसी कंडीशन आ जाती है, क्योंकि आसपास के सेल्स को पता ही नहीं है, कोई सिग्नलिंग ही नहीं है कि कौन सा सेल कैसे डिवाइड करेगा, बातचीत ही नहीं है। तो हो सकता है एक सेल को पता नहीं कि आसपास के सेल्स डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये सेल अपना डिवीजन वर्क और फास्ट कर देगा। कैंसर सेल्स में क्या होता है, फास्ट डिवाइडिंग सेल्स, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है इस सेल को कि आसपास धीरे डिवीजन हो रहा है, फास्ट हो रहा है, मीडियम हो रहा है, क्योंकि सिग्नलिंग नहीं है, दोनों आपस में बातचीत नहीं कर रहे, इसलिए इसे नहीं पता आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। तो ये सब जस्ट अज्यूम करके फास्ट डिवीजन कर देगा, जिसके कारण कैंसर कंडीशन आ सकती है। राइट, तो ये चीजें हम एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि अगर सिग्नलिंग नहीं होगी तो हमारे बॉडी के लिए वो हार्मफुल भी हो सकता है। ऐसे में कई डिजीजेस जैसी कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है, इसलिए ये इंटरेक्शन जरूरी है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन सेल्स का काफी जरूरी हो जाता है। और जब हम इनके फंक्शंस की बात करेंगे, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं यहाँ पर, तो उनके फंक्शंस की बात करेंगे तो एक एक का फंक्शन एक के साथ ही हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे और देख लेंगे एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम इंटरेक्शन दो प्रकार का। पहली बात करी हमने कि इंटरेक्शन दो प्रकार का हो सकता है। एक तो हम बोलेंगे स्टेबल प्रकार, ठीक है, एक स्टेबल है और दूसरा ट्रांजिएंट प्रकार। स्टेबल का मतलब हुआ कि वहां पे इंटरेक्शन एकदम स्टेबल है, होता रहता है। ठीक है, वहीं पर है, ऐसी संरचनाएं वहां पर बनी हुई हैं, वो चेंज नहीं होती हैं, वो वहां पर ही प्रेजेंट और एक दूसरे में कम्युनिकेशन करने में हेल्प करती है। ठीक है, ट्रांजिएंट का मतलब हुआ कि वहां पे कंडीशन चेंज हो सकती है, हो सकता है बाहर से कोई मटेरियल आ रहा है तो वो इस तरह की संरचना बना रहे हैं, या बार बार वो संरचना अलग भी होती है और वापस एक साथ आकर ऐसी स्ट्रक्चर्स को बनाते भी है ताकि इंटरेक्शन कर सके। ट्रांजिएंट मतलब परमानेंट नहीं है, एक तरह से टेम्पररी है, अस्थायी रूप से वहाँ उपस्थित। और यहाँ हम बोल सकते हैं स्थायी है, स्टेबल है, परमानेंट। राइट, तो इस तरह से दो टाइप्स में हम इसे डिवाइड करते हैं। पहले हम स्टेबल की ही बात करेंगे कि स्टेबल में हम किस तरह से कितने टाइप्स में देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करी हमने
माइक्रोविलाई। ठीक है, सबने पढ़ा है सूक्ष्म रसांकुर जैसी संरचना में कुछ होती है और हम देखते हैं कि ये जो है ये यहाँ पर इस तरह से उपस्थित रहती है। ठीक है, इस तरह की कुछ संरचना देखने को मिलती है जो कि मेम्ब्रेन जो होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, फर्स्ट हम स्टेबल में देख रहे हैं माइक्रोविलाई। अब माइक्रोविलाई की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या सिर्फ वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है, इनवर्टिब्रेट्स में नहीं होती। तो ये हम बोलते हैं कि ऑल ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है मोस्टली, और एनिमल्स में देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा ये पाई कहाँ जाती है तो हम बोलेंगे हेपेटिक सेल्स में मिल सकती है। ठीक है, इंटेस्टाइनल सेल्स में मिल सकती है, योक सेल में तक सेल्स जो होते हैं उनमें मिल सकती है। गॉल ब्लैडर में मिल सकती है, किडनीज में मिल सकती है। तो यहाँ पर इनकी संरचना देखने को हमें मिल सकती है, प्लस इनके अंदर माइक्रोफिलामेंट्स उपस्थित होते हैं। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट्स इनके अंदर पाए जाते हैं। इसी के साथ जब हम इनकी लेंथ की बात करते हैं तो इनकी लेंथ होती है अप्रॉक्स हम मान के चलते हैं 0.6 से 0.8 मीटर। और जब डायमीटर की बात करते हैं तो डायमीटर हम मान के चलते हैं 0.1 मीटर के अराउंड इनका डायमीटर। तो ठीक है, क्लियर है, माइक्रोविलाई इस तरह से उपस्थित होते हैं। जब हम इनके फंक्शन की बात करेंगे, इनके कार्य क्या होते हैं माइक्रोविलाई के, तो माइक्रोविलाई सबसे पहले एक सीव की तरह, छलनी की तरह कार्य करते हैं और सब्सटेंसेस को अंदर की तरफ ले जाते हैं। दूसरा वर्क जब हम देखते हैं तो ये देखते हैं कि ये एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ाते हैं। ठीक है, जो अवशोषण दर होती है उसको ये इंक्रीज कर देते हैं, जिसके कारण से जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो सेल तक, अंदर की तरफ कोशिकाओं तक पहुंच पाते हैं। और अगर वो सब्सटेंसेस अंदर की तरफ पदार्थ पहुंच जाएंगे तो इजीली हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ जो है वो होगी। ठीक है, जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो वहां पर रुकेगा नहीं क्योंकि सब्सटेंसेस आ गए। तो इस तरह माइक्रोविलाई को हम डिफाइन करते हैं कि ये इस तरह से उपस्थित रहते हैं। इसी का अगर हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब हुआ लार्ज फॉर्म में माइक्रोविलाई का ही अगर हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो किस तरह उपस्थित होता है देखते हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ संरचना देखने को मिल सकती है हमें।
अलग तरह से संरचनाएं देखने को मिल जाती हैं हमें आसानी से। ठीक, ठीक है, ये हमारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर है माइक्रोविलाई का, जिसके अंदर हम देखेंगे ये जो है ये फजी कोट है, जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर ग्लूकोज भी है और प्रोटीन भी है। ये हो गई हमारी माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, ये हो गए माइक्रोफिलामेंट, ये हो गए साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, ये हो गया अल्फा एक्टिन, ये हो गया मायोसिन हेड। देखो एक माइक्रोविलाई के अंदर कितना कुछ उपस्थित रहता है। ठीक है, ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस तरह से यहाँ संरचना उपस्थित रहेगी। इसका मतलब वो एक्टिन और मायोसिन तो प्रेजेंट है ही यहाँ पर उपस्थित हैं। इसी के साथ ग्लाइकोप्रोटीन, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सारी संरचनाएं भी यहाँ पर देखने को हमें मिल जाती है। ठीक है, तो ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मॉडिफाइड फॉर्म में, बड़े आकार में हम इसकी संरचना को देखें। ये पहला हुआ हमारा माइक्रोविलाई। दूसरे की बात करते हैं स्टेबल बेली। गैप जंक्शन, राइट, इसकी संरचना देखेंगे हम। राइट, तो यहाँ हम बात करते हैं गैप जंक्शन की। ये होता है एक प्रकार का, यहाँ पर हम बोल सकते हैं एक तरह का स्ट्रक्चर है
जिसे हम गैप या जॉइंट स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक जॉइंट उपस्थित रहे। अब क्योंकि गैप जंक्शन की बात कर रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं ये जो गैप जंक्शन है इसकी जो उपस्थिति है वो हम कार्डियक सेल्स में या मसल सेल्स में देखते हैं, राइट, मांसपेशियों में या कार्डियक सेल्स में यहाँ ये देखे जाते हैं। इसी के साथ दूसरी जो हम बात करते हैं वो ये देखते हैं कि यहाँ पर ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स उपस्थित रहते हैं, ठीक है, और ये जो संरचना है यहाँ पर हम बोलेंगे इसे कि पोर उपस्थित है, बीच में जॉइंट उपस्थित है, और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हो गए, ये हम बोलेंगे यहाँ पर कनेक्शन है या एक तरह से बोल सकते हैं इंटर सेल्यूलर स्पेस है, ठीक। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो इसकी संरचना कैसी है, सिलेंड्रिकल टाइप, ठीक है, बेलन आकार जैसी संरचना यहाँ देखने को हमें मिल जाती है। सेकेंडली दूसरी चीज जो हमें यहाँ देखने को मिलती है वो ये है कि यहाँ पर हेक्सागोन प्रकार के हेक्सागोनल सिलेंडर्स जो होते हैं वो यहाँ पर व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज जो यहाँ हमें मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलती है कि यहाँ पर हेक्सागोनल सिलेंडर्स हैं, ठीक है, ये चीज ठीक है। अब इसके अंदर कनेक्सॉन्स हैं, ठीक है, कनेक्सॉन्स लंबी लंबी सिलेंडरनुमा आकृति है, वो कनेक्सॉन्स से मिलकर हेक्सागोनल सिलेंडर बन रहे हैं, और हम बोलते हैं कि 6 कनेक्सॉन आपस में कनेक्ट करके एक कनेक्शन को बनाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की संरचना भी हमें देखने को मिल जाती है कि कनेक्शंस जो है वो 6 आपस में मिलकर कनेक्शन को बना रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये दोनों साइड में उपस्थित होंगे तो 12 कनेक्शंस वहाँ उपस्थित 12 होंगे जो दोनों साइड पे 6 मिलकर एक एक कनेक्शन को बनाते हैं। तो इस तरह की संरचना हो गई, क्या क्या उपस्थित है, कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, बीच में जॉइंट है, कोर है, और यहाँ पर सिलेंड्रिकल संरचना। दूसरी चीज जो हमें यहाँ बहुत देखने को मिलती है वो ये है कि ये तो हमने बोल दिया कि ये कनेक्शंस से मिलकर बन रहे हैं और एट लास्ट एक सिंगल स्ट्रक्चर कनेक्शन कहलाता है, ठीक है, एक सिंगल संरचना हम बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं कि कनेक्शन से गैप जंक्शन बने हैं और कनेक्शन ही कनेक्शन से बनी है। लेकिन दूसरी चीज कि ये जो जॉइंट है ये ओपन कब होता है, ठीक है, ये जॉइंट जो है ये बंद रहता है, और जब इसे इस जॉइंट को जब पीएच चेंज होगा, आसपास का पीएच चेंज होगा या फिर कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगी, कैल्शियम अगर यहाँ पर आता है तो क्या होगा, ये जो जॉइंट है ये ओपन हो जाएगा, राइट, ये चीज क्लियर है कि ये जॉइंट ओपन हो जाएगा कैल्शियम के आगे ही, और उसी के कारण क्या होगा, ओपन हो जाएगा जॉइंट, तो इसके 2 फंक्शंस परफॉर्म। तो जब हम गैप जंक्शन के फंक्शंस की बात करेंगे तो 2 प्रकार के फंक्शंस को परफॉर्म करता है ये। पहला हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स हैं, राइट, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं उनको कैरी करता है, उनको लेकर जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर ओपन होने के बाद, ठीक है। दूसरा हम बोल सकते हैं कुछ सब्सटेंसेस होते हैं उनके मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, इन सब्सटेंसेस के मूवमेंट में हेल्प करेगा, और ये सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं, शुगर्स हो सकते हैं, लिपिड्स हो सकते हैं, कुछ प्रोटीन्स हो सकते हैं, और हम बोल सकते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, इसी के साथ आयंस हो सकते हैं, इसी के साथ न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं। तो इन सब को कैरी करता है ये, विटामिन्स हो सकते हैं, तो
जैसे ये खुलेगा तो ये सारे सब्सटेंसेस को ये सेल्स तक पहुंचाता है यहाँ से ओपन होकर, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को भी यहाँ से लेकर जाए। तो ये इनके फंक्शंस हैं। सेकेंड हमने पढ़ा गैप जंक्शन की बात, ठीक है। तीसरा हम देखते हैं इसमें टाइट जंक्शन। जब टाइट जंक्शन की बात होती है यहाँ पर, तो टाइट का मतलब ये होता है कि बहुत कॉम्पैक्ट संरचना में यहाँ पर चीजें उपस्थित हैं। तो जब बिल्कुल नॉर्मल संरचना देखेंगे तो इस तरह से हमें दिखाई देती है, ठीक है। और जब हम इसको अल्ट्रा स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखेंगे, बड़े स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखेंगे, तो हम इस संरचना को इस तरह से देखेंगे। क्या बोला है, टाइट जंक्शन। तो ये क्या है, हमारी पीएम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि इनफोल्ड हो रही है, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जॉइनिंग पॉइंट्स पे हम देख रहे हैं कनेक्टिंग प्रोटीन यहाँ पर उपस्थित है, या हम बोल सकते हैं ऐसा प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपस में जोड़ रहा है। ठीक है, डबल लेयर्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये चीज हमने देखी। और यहाँ पर प्रोटीन की श्रृंखला जो होती है वो भी देखने को मिलती है हमें। तो इस प्रकार से हम इन कनेक्टिव प्रोटीन से ऑक्लूडेंस एंड क्लाउडेंस नाम के प्रोटीन्स भी जुड़े रहते हैं। ऑक्लूडेंस एंड क्लाउडेंस प्रोटीन, ठीक है, इससे जुड़े रहते हैं। तो जब हम टाइट जंक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि ये नॉर्मली होते किसमें हैं, वर्टिब्रेट्स में। ठीक, दूसरी बात जो हम देखने को मिलेगी, ये पाए कहाँ जाते हैं, तो हम बोलेंगे एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं हमारे वहां पर देखने को मिलेंगे। इसी के साथ हम बोलेंगे ग्लैंड सेल्स में, जो कि ग्रंथियां होती हैं वहां पर, गॉल ब्लैडर में देखने को मिल सकते हैं, और ब्रेन में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इनकी उपस्थिति हमें यहाँ देखने को मिल सकती है। बने किससे होते हैं, एक कनेक्टिंग प्रोटीन से, जिससे कि क्या जुड़े होते हैं, क्लाउडेंस एंड ऑक्लूडेंस। तो ऑक्लूडेंस एंड क्लाउडेंस प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं, और एकदम संरचना कैसी है, कॉम्पैक्ट प्रकार की संरचना है, एकदम एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रकार की संरचना है। तो यहाँ पर कोई गैप देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो हम बोलेंगे नो गैप इज अवेलेबल। ठीक है, कोई भी गैप, किसी भी प्रकार का गैप यहाँ देखने को नहीं मिल सकता। दूसरा, जब हम इसके
फंक्शंस की बात करेंगे तो फंक्शंस में हम ये बोलेंगे कि इसका कार्य क्या होता है। मोस्ट प्रोबेबली ये क्या करता है, एक सीमेंटिंग सब्सटेंस की तरह कार्य करेगा। ठीक है, सीमेंट जैसे होता है उसकी तरह ये कार्य करेगा सेल्स के बीच में। ठीक है, जिसके कारण कोई सब्सटेंसेस जो हैं वो आसपास ना जा पाए। सब्सटेंसेस डज नॉट मूव। ठीक है, क्योंकि कई बार जरूरत होती है सेल्स को कि जो सब्सटेंस उनके पास आ गए हैं वो बाहर की तरफ ना जाए, लीकेज ना। ठीक है, क्योंकि सेल्स को ग्रोथ करना है तो वहां तक रोक के भी रखना है सब्सटेंसेस को। तो ऐसा करने के लिए ये सीमेंटिंग सब्सटेंस की तरह कार्य करके सब्सटेंसेस को बाहर की तरफ नहीं जाने देते। पहला तो ये हुआ, कोई भी सब्सटेंस हो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, इनको बाहर नहीं जाने देते। और दूसरी बात जब हम करते हैं तो हम पेनक्रियाटिक जूसेस की बात करते हैं तो उनके लीकेज को भी ये रोकता है। ठीक है, स्टॉप द लीकेज फ्रॉम पेनक्रियाटिक जूसेस, कि वहां से लीकेज होके कहीं भी कहीं और ना जाए, जहां जाना है वहीं जाए। इसलिए वहां पर भी हमें ऐसी संरचनाएं, टाइट जंक्शंस जैसी संरचनाएं देखने को मिलती है जिससे कि वो जूसेस हर कहीं लीक ना कर जाए। तो ये रोक के रखते हैं बिल्कुल कॉम्पैक्ट संरचना की तरह और बाहर की तरफ सब्सटेंसेस को फ्लो नहीं करने देते, क्योंकि जरूरी है सेल के लिए, ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए कि आगे की तरफ बढ़ने के लिए उसे कुछ प्रोटीन्स की, कुछ संरचनाओं की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक है, अब टाइट जंक्शंस के बाद हम बात करेंगे फोर्थ टाइप की, जिसे हम बोलते हैं एंकरिंग जंक्शंस। एंकरिंग जंक्शंस, एंकर का मतलब होता है कि किसी भी चीज, किसी भी सेल का दूसरे सेल के साथ अटैचमेंट, जुड़ना। एंकर मतलब अटैच करना। ठीक है, और इनको हम डेस्मोसोम्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनको हम डेस्मोसोम्स भी कहते हैं, जो कि एंकर करने में हेल्प करते हैं। अब जब हम डेस्मोसोम्स की बात करते हैं, एक नॉर्मल संरचना देखते हैं तो वो देख लो। ये एक नॉर्मल है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर संरचना हम बाद में देखेंगे कि ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है केराटिन मॉलिक्यूल्स, ये है प्लेक जिसे बोलते हैं। ठीक है, और बीच में ये जो है ये है हमारे एडहेरेंस। ठीक है, ये बीच में जो है ये इंटरसेल्युलर स्पेस है, बीच में जो स्पेस उपस्थित रहती है। राइट, तो इस तरह की संरचना डेस्मोसोम्स की होती है, जिसके कारण सेल्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, एंकर की तरह कार्य कर पाते हैं।